इस लेक्चर में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको इस स्केमेटिक से कॉन्क्रीट समझ में आएगा और फिर लेक्चर में उसी कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रांगली डेवलप करेंगे। पहले समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। लेट अस से एज यू सी एक 4q चार्ज यहाँ पे है, एक q चार्ज है। द क्वेश्चन इज, आर दे इन इक्विलिब्रियम? एंड ऑफ कोर्स यू नो दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर और बिकॉज दे आर पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो देयर इज अ नेट फोर्स इन्वॉल्व ऑन ईच ऑफ देम, राइट? सो दिस इज द केस। नाउ सपोज हम ऐड करते हैं एक क्यू चार्ज। अज्यूम करो कि ये भी पॉजिटिव है और हम यहाँ पे ना ये रीजन डिफाइन करते हैं। अगर दोनों के बीच उसको ऐड किया है तो उसको हम रीजन फॉर द कन्वीनियंस रीजन 2 कह रहे हैं। अब क्या होगा कि इस क्यू के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, फॉर एग्जांपल प्लस क्यू की वजह से, है ना? तो ये फोर्स है। सिमिलरली इसके ऊपर एक 4q की वजह से भी फोर्स लगेगा, है ना? अब यहाँ पे देखो आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर अपोजिंग। नाउ इन दिस रीजन इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, तो एटलीस्ट ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना? तो यही आइडिया है। अब देखो सपोज करो कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो ये जैसे ये रेड हो रहा है नेट फोर्स है, कहीं पर इसके ऊपर दोनों की वजह से लगने वाला जो फोर्स बचा वो ये है। अगर हम इसको मैकेनिकल कंस्ट्रेंट दे दें, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग सपोर्ट दे दूं मैं इसको, तो स्प्रिंग की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। नाउ दैट रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी मैनेज्ड टू इक्वल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम कहेंगे कि जो Q है वो परफेक्टली बैलेंस हो गया है, मतलब एटलीस्ट Q पर तो नेट फोर्स जीरो है। तो देखो यही हमारा आइडिया है इस लेक्चर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो वेलकम टू लेक्चर 3C ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसमें हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली in a broader terms it is analysis of a force balance. Okay, so the aim of this lecture is to apply Coulomb's law and superposition principle हमको पता है, to see what are the equilibrium conditions, है ना? और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमॉन्ग द चार्जेस तो देखेंगे ही, लेकिन जैसे मैंने कहा देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट स्प्रिंग्स सपोर्ट्स ये मैकेनिकल आउटसाइड फोर्सेस भी हम as long as net force calculation is we can consider those things ने। इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो हमने जो अभी जो क्यू चार्ज ऐड किया था एक्स्ट्रा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका ये प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ये चीजें हमें डिटरमिन करनी रहती है। उसका पोजीशन कहाँ पे ऐड करेंगे हम, कौन से रीजन में, जैसे हमने रीजन 2 देखा, तो ये सारी चीजें हैं और फिर हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो ये स्किल्स इस लेक्चर का एम है ना? प्रोवाइडेड दैट आपको ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म अगर क्लियर है, तो नाउ दिस इज वेरी मच अप्लाइड कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन। अब इसका थोड़ा आइडिया और लेते हैं। जैसे आप 4q और q चार्ज यहाँ पे है, तो आप ना सीधा इक्वेशंस पे जंप नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि देखो एक रीजन यहाँ पे ले लो लेफ्ट साइड में, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स देखो ऐसे है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में कभी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यू एनालाइज कि अगर ये चार्ज राइट साइड में रीजन में रख दो, तो इसमें भी यही हाल है, सेम स्टोरी। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल, क्योंकि दोनों फोर्स उसको पुश कर रहे हैं, है कि नहीं?
तो अब हम इसको अगर बीच में रखें, देयरफॉर वी से दिस इज द रीजन 2 है। तो in region 2 you can see that these forces are opposite in nature, so therefore at least you can now confirm कि ये forces अब कैसे एडजस्ट करें ताकि ये अब बैलेंस तो करने वाले हैं, क्योंकि अपोजिट है, अब इक्वल होने चाहिए, है ना? तो देखो, अब इक्वल होने के लिए ना आपको स्ट्रॉन्ग चार्ज कौन-सा है, जैसे 4q स्ट्रॉन्गर है, तो बिकॉज़ आपका जो फ़ोर्स है उसमें डिस्टेंस r स्क्वायर नीचे आता है, देयरफॉर यू कैन से कि ये जो चार्ज है वो स्मॉलर चार्ज के नज़दीक होना चाहिए। समझे? ये इंट्यूशन यहाँ पे मैंने आपको बताया। दूसरी एक चीज़ है कि ये जो भी चार्ज होगा, वो लाइन जॉइनिंग द 2 पे ही होगा। यहाँ पे इसलिए क्योंकि देयर आर ओनली 2 फोर्सेस। तो जब 2 फोर्सेस है, तो नेट फोर्स का मतलब 0 का मतलब क्या है? द 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। So therefore the charge should lie on the line joining them. समझे? तो मैंने आपको ये इस डायग्राम से आपको ऐसे प्रॉब्लम में जो आइडिया है वो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है ना? तो अब हम जो आइडिया हमने देखा, ये स्लाइड में यही सारी चीजें हमने रिपीट कर रहे हैं कि उम, कहाँ पे फोर्स अपोज कर रहा है ना? तो अगर 2 ही फ़ोर्स है तो वो कहाँ लगना चाहिए, लाइन जॉइनिंग, है ना? फिर डायरेक्शन एनालिसिस कर लिया कि आउटसाइड रीजन में नहीं पॉसिबल है, बिटवीन द रीजन में अपोज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी है ना? तो ये सारी फिज़िकल इंट्यूशन है हमारे इक्वेशन के पहले, और स्ट्रॉन्गर चार्ज डोमिनेट करता है इक्वल डिस्टेंस पे, इसीलिए उसका क्लोज़र के पास होना चाहिए, है ना? वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। अब हम इसको, ये इंट्यूशन के बाद हम ये समेशन ऑफ फोर्सेस 0 लगा सकते हैं, है ना? और अगर स्प्रिंग है तो हुक्स लॉ भी इसमें ऐड होगा, या कंस्ट्रेंट जो भी है मैकेनिकल, हम इसको एफबीडी बना के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि जब हम आगे फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब हम इसको ना फोर्स बैलेंस की पहले हम फील्ड को 0 करेंगे, क्योंकि फील्ड को 0 करने का थोड़ा आपको आसान रहेगा और उसका इंट्यूशन फास्टर भी रहता है। नो डोंट वरी, फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में करेंगे। सो देन वी विल अप्लाई फील्ड का कॉन्सेप्ट। एट द मोमेंट वी विल स्टिक टू हाउ नेट फोर्स इज 0। ओके, चलो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 2 ब्लॉक है, और उनके ऊपर चार्ज क्यू दिया जाता है ऐसे, तो है ना? अब जैसे ही आप चार्ज डालोगे तो दे विल स्टार्ट टू रिपेल। सो नाउ you have to find uh, this Q such that the new equilibrium condition exists. ओके, सो अगर ये चार्ज है तो आपका ऑब्वियसली लेंथ जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, अगर क्योंकि चार्ज क्यू है। ओके, तो देखो, अगर हमने इसको आइडेंटिकल कंडक्टर्स लिया है तो आपको पता है कि हमने ये देख लिया है कि चार्ज क्यू बाई टू हो जाएगा, क्योंकि, है ना? वो हमने देखा है कि आइडेंटिकल कंडक्टर में टोटल चार्ज क्यू, तो क्यू बाई टू होना ही है इनको। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको रिस्टोर करने वाला फोर्स तो स्प्रिंग का ही फोर्स है। तो अब तो 2 ही फोर्स बचे आपको। तो देखो, ये आपका कंडीशन यहाँ पे से क्लियर हो रहा है ना? आप यहाँ पे एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है दोनों पे, और दूसरा है स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना? और स्प्रिंग का फोर्स क्या है आपका? के एक्स, है ना? अब माइनस के एक्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि कि वी नो इट्स डायरेक्शन, सो वी विल से के एक्स। और एक्स क्या है? ओरिजिनल जो लेंथ थी वो हम फाइनल लेंथ से डिडक्ट करेंगे, तो दैट मच इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द फोर्स रिस्टोरिंग बाय द स्प्रिंग। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर।
So therefore we can balance this thing. सो अगर फाइनल सेपरेशन को यहाँ पे एल कहा है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर से, और स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स. नाउ वी बैलेंस दिस फोर्स क्योंकि दैट इज ओनली द इक्विलिब्रियम कंडीशन, देयर इज नो अदर फोर्स. सो फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन if we set, we can find q. Okay. Okay, now sometimes this q is given to both the block, sometimes only q is given. तो यहाँ पे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि कितना q किस ब्लॉक पे दिया है, उस हिसाब से चार्ज शेयरिंग को पता है, हमने कंसिडर किया है अगले लेक्चर में. नेवरथलेस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. अब यहाँ पे 3 चार्जेस है, इक्विलिब्रियम देखना है ना? अ, मतलब जो Q और 4Q का हमने अभी से देखते आए वही चीज़ है यहाँ पे. हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं. तो Q और 4Q है. हम जो अगला चार्ज डालेंगे कि ऐसे ऐसे डालना है कि सारी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, है ना? यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको पहले आइडिया तो आ गया है कि कहाँ पे कौन बैलेंस करेगा. मगर ये जो चार्ज है ना, जो हम बीच में सेकंड रीजन में रखने वाले हैं, वो नेगेटिव होना चाहिए. वो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉज़ करके सोचें. वो इसलिए क्योंकि इस चार्ज की वजह से आपको इतना ही सोचना है कि इस चार्ज की वजह से आप आइदर 4Q ले लो या Q ले लो, है ना? उसके ऊपर नेट फ़ोर्स क्या लगने वाला है. इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये Q में नेगेटिव होना चाहिए. पहले एनालिसिस तो हमने किया है, वो एनालिसिस एक बार और कर लेते हैं. देखो, अब आउटसाइड हम अगर रीजन 1, रीजन 3 ले, तो आपको पता है कि ये बैलेंस नहीं करने वाला है. पॉजिटिव चार्ज. ओके. कैंसल नहीं होने वाला है. बिटवीन द रीजन्स करे तो ये हो सकता है कैंसल, हमने ये देखा. और हमने ये भी देखा कि टुवर्ड्स द वीकर मतलब चार्ज होना चाहिए, बट यहाँ पे एक नई चीज जो मैंने कहा कि Q0 नेगेटिव होना चाहिए. ये इसलिए क्योंकि इस Q0 की वजह से अगर आप कोई भी एक चार्ज ले लो, उसके ऊपर नेट फोर्स करने जाओ, तो तभी बैलेंस होगा जब Q0 नेगेटिव होगा, है ना? तो इसलिए ये सारी एनालिसिस है आपकी. और Q0 किसके पास होगा? क्योंकि वो वीकर चार्ज के पास, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है. तो अब हम किस इसका जो अलजेब्रा है वो देखते हैं. देखो, अलजेब्रा में आपको नेट फोर्स बैलेंस करना है. तो अ, कैसे बैलेंस करेंगे ये सारी चीज़ें आपको पता है. लेट द डिस्टेंस बी x फ्रॉम द किसी भी एक से, तो यहाँ पे पॉजिटिव q से हमने x ले लिया इसको. तो अब इक्विलिब्रियम के लिए हम किसी एक चार्ज के ऊपर इसको बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे अ, हम ये जो फोर्स लग रहा है q की वजह से, और 4Q की वजह से जो q के ऊपर बैलेंस लग रहा है ना? वो मतलब उम, हम बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे. ओके? इस बैलेंस से हमें मिलेगा x. देखो, तो ऐसे हमारा x निकल के आएगा. ठीक है? अब हम अगर q चाहिए तो हम कोई भी एक दूसरा फ़ोर्स लेंगे, मतलब चार्ज लेंगे जिसके ऊपर हम बैलेंस करने वाले हैं अब. है ना? तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया. अब हम q के लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे हैं 2 चार्ज 4Q और Q के ऊपर, है ना? 4Q के ऊपर 4Q के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो L स्क्वायर है, क्योंकि 2 चार्ज है Q और 4Q, है ना? और यहाँ पे जो Q चार्ज है, उसके ऊपर Q की वजह से लगने वाला फोर्स है. तो ये भी तो वैनिश होना चाहिए, तभी तो इक्वल हम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सारी सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में है ना? तो देखो, इससे हमारा जो मैग्नीट्यूड है
क्यू का वो निकल के आता है। क्योंकि एक्स तो हमने निकाल लिया था, है ना? होप दिस इज़ ईज़ी हाउ वी बैलेंस uh, and how we calculate Q and X. ओके, क्योंकि अब हमें पता था कि Q नेगेटिव होना चाहिए इसलिए हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला फिर उसका साइन हमने रखा है। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके ऊपर अगर हमें एक नेट चार्ज रखना है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे निकालेंगे? है ना? तो यहाँ पे अब क्या होता है ऐसे कंडीशन में आपको इंट्यूटिव आइडिया होना चाहिए कि चार्ज देखो कहाँ होना चाहिए कि सेंट्रॉइड पे होना चाहिए। देखते हैं देखो इस पे, ये जो फिगर है यहाँ पे अगर सारे चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, तो जो हम चार्ज ऐड करेंगे जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम आने वाला है, वो तो इक्वल डिस्टेंस पे होगा तभी तो मैनेज होगा। यही इंट्यूटिव आइडिया है तो वो सेंट्रॉइड पे ही रखना पड़ेगा। ओके? अब दूसरी चीज़, इस सेंट्रॉइड पे अगर हम रखेंगे तो वो अपोजिट साइन का होना चाहिए तभी तो देखो ये उसके अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। देखा ये जो फिगर है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि जो एक एक अट्रैक्टिव फोर्स है और दूसरा रिजल्टेंट जो है वो बाहर की तरफ है। तो अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव है, अंदर वाला। तो ये इंट्यूशन हमें होना चाहिए। थोड़े 1-2 प्रैक्टिस से हम ये आपका इंट्यूशन क्लियर हो जाएगा। ओके, टिपिकल सवाल होते हैं ये। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि यही क्वालिटेटिव आइडिया है कि सिमेट्री से हमें पता चलता है कि ये सेंट्रोइड पे होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए तभी अट्रैक्टिव होगा, इनवर्ड होगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब क्या है कि आपका अब सिंपल बचा है अलजेब्रा, है ना? जहाँ जैसे ये जो एडी हमने ड्रॉप किया था, अब ये जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का अ, ज्योमेट्री है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। है ना? तो एडी आपको पता है कैसे निकालते हैं क्योंकि वो वर्टिकल है, राइट? तो हमने एडी निकाल लिया। फिर सेंट्रोइड का डिस्टेंस भी हमको पता है कैसे निकालना होता है, टॉप से 2/3 होता है, बॉटम से 1/3 तो इसलिए हमने एओ भी निकाल लिया, ओके? अब क्योंकि ज्योमेट्री है, ये एओ, बीओ, सीओ सेम होता है क्योंकि वही तो सेंट्रोइड है। तो इससे हम अब बैलेंस करेंगे फोर्सेस को कि जो हमने फोर्स देखे थे पहले वही एफसीए इज इक्वल टू एफसीबी करके हम इसको बैलेंस करने वाले हैं, ओके? तो एफसीओ जो है ये इनवर्ड फोर्स था यहाँ पे, ओके? तो और एफसीए, एफसीबी इक्वल थे, इनको हम अब बैलेंस करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे पहले। वो भी 60 डिग्री है, हमने ये एक क्वेश्चन भी कर लिया है वेक्टर फॉर्म वाले सम में और ये आउटर होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है और रिजल्टेंट जो है वो बैलेंस करेगा। तो अब हम इन इनको हम बैलेंस करेंगे देखो। जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें 60 डिग्री वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वेक्टर फॉर्म में हमने देखा है कि इसका रिजल्टेंट क्यों बाइसेक्टर पे आता है ना? और f√3 होता है वो। तो इससे हम रिजल्टेंट और एफसीओ को बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो इस बैलेंस से हमारा क्यू निकल के आएगा, है ना? और हमें क्यू पता था कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया उसके बाद हम उसको साइन भी रख सकते हैं। हाँ, तो अब हम इसको समरी करते हैं कि सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम सिचुएशंस हमने समझी है और एग्ज़ाम्पल्स भी देखे हैं हमने। ये एग्ज़ाम्पल 1 में स्प्रिंग फ़ोर्स लिया था, इसका इट कैन बी एनीथिंग एल्स आल्सो वो थोड़ा सिंपल था। फिर एग्ज़ाम्पल 3 है जिसमें 2 है जिसमें हमने एक लाइन में कैसे होना चाहिए, है ना? लाइन जॉइनिंग देम ये कॉन्सेप्ट भी देखा और अगर 3 टूड़ी है, तो जो चौथा चार्ज रहेगा, वो कैसे रहता है? वो इंट्यूशन उसका हमें सिमेट्री से निकलता है। ओके, तो यही पैटर्न रहती है
होपफुली हम जब अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल सेशन, पहले हमारा ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स कूलम्ब्स लॉ के यहाँ पे खत्म होते हैं। होप अ, आपको अगर अच्छा लगे तो ये सारी चीज़ें अब फ़ील्ड के लिए भी हम फ़ॉलो करने वाले हैं। पहले हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद फ़ील्ड का कॉन्सेप्ट, है ना? तो ये सारा प्लेलिस्ट आप फ़ॉलो करें ताकि आपको ग्रेजुअल क्लैरिटी मिलती जाए कॉन्सेप्चुअल। थैंक यू।